बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या ऑपोजिशन में रहना और मुसलमान होना जुर्म है। आईटी रेड पर भड़के आरजेडी सांसद अहमद अशफाक करीम, कह डाली बड़ी बात। लालू यादव को वापस जेल भेजने में दिक्कत होगी, बेल के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बिहार में 3 दिन कोहरे का अलर्ट, 20 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड, आज इन जिलों में बारिश के आसार। दीपावली दशहरा पर दिल्ली, बिहार और मुंबई की ट्रेनें फुल, प्रतीक्षा सूची बढ़ने से यात्रियों को परेशानी। सीमांचल के लोग हो जाए सावधान, जल्द ठंड देगी दस्तक, इतने डिग्री नीचे जाएगा पारा। राष्ट्रपति के बिहार दौरे पर सियासत, कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष को न्योता नहीं, बीजेपी बौखलाई। सरकार ने शुरू की है मिडिल क्लास लोगों के लिए ये नई सरकारी योजनाएं, आप भी उठा सकते हैं इनका लाभ। बिहार में ढूंढने से भी नहीं मिले हिंदी टीचर, खाली रह गई 2600 सीटें, अब आएगी नई वैकेंसी। एलन मस्क का नया फरमान, ट्विटर यूजर्स को सालाना देने होंगे $1। धान की इस खास बीज ने बदल दी किसानों की तकदीर, प्रति कट्ठा उपजा रहे हैं 200 केजी फसल। बिहार प्रशासनिक सेवा के 532 अधिकारियों का प्रमोशन, जाने पूरी डिटेल्स। सुशील मोदी बोले कांग्रेस की मन की बात से जेडीयू आरजेडी को लगा झटका, नीतीश तेजस्वी के लिए कही ये बड़ी बात। बिहार प्रशासनिक सेवा के 500 से अधिक अधिकारियों को मिला प्रमोशन, नीतीश सरकार ने जारी किया लिस्ट। शिक्षकों के आगे फिर झुकी सरकार, वापस लिया गया ये फैसला, जल्द नई तारीख का होगा ऐलान। कोर्ट ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, समर्थकों पर हुआ लाठीचार्ज। चौथे कृषि रोड मैप को राष्ट्रपति ने किया लॉन्च, कहा प्रेसिडेंट के पद से हटने पर गांव जाना है और फिर खेती करना है। नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा, बिहार के सरकारी कर्मियों को इस त्योहार से पहले मिलेगी सैलरी। बिहार के सरकारी स्कूलों का हाल देखिए, कलम की जगह थमा दिया कुदाल, मजदूरों की तरह काम करते दिखे छोटे बच्चे, यक्सल लेंगे के पाठक। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है, कल लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मैं भी यहाँ की खेती के तरीके को एक बार देखना चाहती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रेसिडेंट के पद से हटने पर, यानी कि राष्ट्रपति के पद से जब हट जाएंगे तब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ और वहां पर खेती ही करूंगी। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को कृषि रोड मैप का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि पीपीपी मोड में खेती की जाएगी। इस पर बिहार सरकार की ओर से अगले 5 साल में 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि 2 नवंबर 2023 का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक साथ लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया था और 18 अक्टूबर को काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए
विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज करके निर्देश दिया गया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों का सिलसिलावार तरीके से काउंसलिंग की जाए और फिर इसके लिए काउंसलिंग स्थल पर दंडाधिकारी एवं सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे, इन सफल अभ्यर्थियों को समारोह में आयोजित करके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 2 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समारोह आयोजित करके सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दी जाएगी। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य मंत्री एवं पदाधिकारी शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बिहार दौरे पर है। जी हाँ, कैटरीना कैफ बिहार आई हुई है, बिहार के पटना आई हुई है। जब पटना एयरपोर्ट पर कैटरीना कैफ की फैंस पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही पटना एयरपोर्ट से बाहर निकली तो फिर लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जब पटना एयरपोर्ट पर उनके फैंस की भारी भीड़ देखी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैटरीना कैफ गाड़ी में सवार हुई और फिर होटल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान कैटरीना कैफ ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। बताया जाता है कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैटरीना कैफ पटना पहुंची थी। जब पटना के कंकरबाग में यह कार्यक्रम होना था जिसमें वह शामिल हुई। जहां कैटरीना कैफ के स्वागत के लिए कंकरबाग में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दोस्तों दीपावली दशहरा पर दिल्ली से बिहार और मुंबई से बिहार की ट्रेनें फुल हो गई है। जी हाँ, प्रतीक्षा की सूची से यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसी बीच दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के किशनगंज के राकेश दशहरा पर घर जाने के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का टिकट लेने के लिए मंगलवार को सेंट्रल स्टेशन के आरक्षण केंद्र पहुंचे। उन्हें पता चला है कि ट्रेन टिकट में प्रतीक्षा सूची 20 है, इसीलिए इरादा बदल करके बस से निकलने की बात कह करके चले गए। इसी तरह दिल्ली, बिहार और फिर मुंबई से आने वाले जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल हो गई है। प्रतीक्षा सूची लगातार बढ़ रही है। उधर मंगलवार को भी बिहार में मालगाड़ी के वैगन बेपटरी होने और का असर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग समेत दूसरे रूटों पर पड़ने से सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनें देरी से आई, जिसमें यात्री परेशान हैं। पिछले पखवाड़ा तक दीपावली और दशहरा के लिए टिकट बुक कराने वालों को वातानुकूल और फिर स्लीपर श्रेणी में टिकट आसानी से मिल रहे थे। मंगलवार को दशहरा पर घर वापसी कराने के लिए ट्रेन टिकट बुक कराने वालों को अलग अलग श्रेणी के टिकटों में 20 से 30 तक प्रतीक्षा सूची रही है, इसलिए लोग परेशान नजर आए। तमाम ने सामान्य श्रेणी के टिकट में यात्रा का मंसूबा बनाया और फिर घर वापस लौट गए। इसी तरह दीपावली पर भी अभी से ही टिकट प्रतीक्षा सूची 15 से 20 तक पहुंच गई है, जो कि 25 अक्टूबर के बाद और बढ़ने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल के लोग अब सावधान हो जाए, क्योंकि ठंड बहुत जल्द दस्तक देने वाली है और गर्मी से आपको राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि कोसी सीमांचल में ठंड की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। जी हाँ, तो फिर वहीं सीमांचल के लोगों को गर्मी से अब पूरी तरीके से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्णिया भारत मौसम विभाग के अधिकारी राकेश कुमार कहते हैं कि मानसून वापस जा रहा है। मानसून अभी किशनगंज से होते हुए जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटे में मानसून पूरी तरीके से चला जाएगा। जहाँ अगले 24 घंटे में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जहाँ पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश के कारण, जिसके कारण दिन भर बादल छाए हुए रहे। आपको बता दें कि 5 से 6 दिनों में ठंड बढ़ने की उम्मीद है, जब कोहरा भी रहेगा। वहीं सुबह के समय में आर्द्रता 100% रहेगा और फिर धुंध बनी रहेगी। जहाँ आने वाले समय में हिमालय के तलहटी जिले किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया में भी धुंध भी बढ़ेगी। जहाँ हल्का स्तर पर कोहरा भी अगले 4-5 दिनों में पूरी तरीके से गिरने की संभावना है। जब कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ती जाएगी और फिर न्यूनतम तापमान दिनों दिन गिरावट होता जाएगा। जब कुहासा और फिर पूर्वी हवा चलने के कारण पश्चिम बिहार का असर यहां तक आया है, तो फिर अचानक ठंड गिरेगी। दोस्तों बात करते हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कटिहार के अल करीम विश्वविद्यालय यानी कि अल करीम यूनिवर्सिटी और अपने आवास पर आईटी की रेड से राज्यसभा के सांसद अहमद अशफाक करीम मोदी सरकार पर खासे भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इशारों पर हुई इस छापेमारी से वे डरने वाले नहीं हैं। आरजेडी सांसद ने कहा है कि उन्होंने अच्छे मकसद से इस संस्थान को खोला है, लेकिन छापे के बहाने लगातार उनको परेशान किया जाता है। यहाँ बहुत से संस्थान हैं, उसके साथ कभी भी कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन क्या ऑपोजिशन में रहना, क्या मुसलमान होना जुर्म है? ये देश के लिए बड़ी खराब की बात है। सिर्फ अशफाक करीम ने इस संस्थान को नहीं बनाया है, इसमें बनाने वाले बहुत सारे हिंदू भाई हैं। जहाँ ऐसी संस्था देश को आगे बढ़ाती है, लेकिन हमें बार बार तंग किया जा रहा है।
ये कहना है अहमद अशफाक करीम का, जो सांसद हैं आरजेडी से। अहमद अशफाक करीम ने कहा है कि सीमांचल इलाके में इलाज के लिए बेहतर सुविधा देने के बाद भी इस तरह से आयकर विभाग का छापा पड़ना राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बहुत सी संस्था है, लेकिन क्या ऑपोजिशन में रहना और फिर मुसलमान होना जुर्म है? या आखिर क्यों बार बार उनके ही खिलाफ कार्रवाई की जाती है? या संस्थान में बहुत से हिंदू भाई है। आरजेडी सांसद ने कहा है कि यदि एक संस्था मुसलमान ने खोला है तो फिर क्या उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मैं बताना चाहता हूं कि मैं भले ही मुसलमान हूं, लेकिन इस संस्था को हिंदू भाइयों के सहयोग से ही संचालित कर पा रहा हूँ। इस संस्थान में बहुत सारे हिंदू भाई काम करते हैं, या कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। शिक्षण संस्थान तो देश की तरक्की में मददगार साबित होते हैं। दरअसल बात यह है कि 11 अक्टूबर को आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम ने सीमांचल में दो बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके तहत पूर्णिया में स्थित मिल्लिया इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर असद इमाम और फिर कटिहार के अल करीम विश्वविद्यालय और फिर सांसद अहमद अशफाक करीम के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। अहमद अशफाक करीम राज्यसभा के सांसद और आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हटने के बाद से केंद्र से मिलने वाली मदद में भी असर पड़ा है। जहां बिहार सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि बिहार को विशेष मदद नहीं मिल रही है, जहां साथ ही बिहार के हिस्से की राशि भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। दरअसल बिहार के सत्ताधारी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, यानी कि एनडीए में सरकार में थी बिहार में, तब बिहार को भरपूर मदद कर रही थी। यानी कि बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते थे बिहार की तरक्की के लिए। लेकिन अब जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर के आरजेडी के साथ जाकर के महागठबंधन बनाया है और महागठबंधन की अब सरकार है, जब से बीजेपी सरकार से हटी है, तब से केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से बिहार को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, यानी कि पैसे नहीं दिए जाते हैं बिहार की तरक्की के लिए। जहाँ ये कहना है बिहार के महागठबंधन के नेताओं की, खास करके नीतीश कुमार की। जी नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि केंद्र की तरफ से हमें मदद नहीं मिल रही है। हम जो भी विकास का काम करते हैं, अपने फंड से काम करते हैं, अपने खुद की सरकार के बदौलत काम करते हैं, केंद्र सरकार को भी मदद नहीं दी। जेडीयू का कहना है कि जीएसटी में बिहार को हर साल जितनी राशि मिलनी चाहिए उसमें लगातार कमी हो रही है। वहीं केंद्रीय योजनाओं की राशि में भी बिहार की हिस्सेदारी बढ़ गई है, लेकिन केंद्र की हिस्सेदारी घट गई है। इसका बोझ सरकार पर पड़ रहा है। जहाँ केंद्र से मिलने वाली मदद पर सियासत भी जारी है। जहाँ भाजपा नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार को सबसे अधिक मदद दे रही है, केंद्र की मदद से ही बिहार का विकास हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार का आरोप है कि कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर हैं। जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की चौथे कृषि रोड मैप के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मैं भले ही बिहार में मेरी पहली यात्रा है, लेकिन बिहार की संस्कृति और फिर यहाँ के लोगों से करीब से वाकिफ हूँ। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए मुझे बिहार और झारखंड की सभ्यता और फिर संस्कृति को बेहतर ढंग से जानने का अवसर मिला था। वहीं मेरा गृह जिला ओडिशा भी बिहार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विदेशिया से लेकर के कटनी तक की गीतों में बिहार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जब प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। दूध, मांस, मछली और फिर सब्जी उत्पादन में बिहार आज अग्रणी है। बिहार के किसान भाई बहनों को जैविक खेती करके लाभ उठाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जैविक खेती के लिए बिहार सरकार ने गंगा किनारे जैविक कॉरिडोर भी बनाया है। जब बिहार में एथेनॉल का भी उत्पादन किया जा रहा है, ये जानकर भी मुझे खुशी हुई है। विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए बिहार के से बहुत उम्मीद है। जहां राष्ट्रपति ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे कई बार बिहार आने का आमंत्रण दिया है। मैं बार बार बिहार जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं इस राज्य को अपना मानती हूं। जब मैं भी किसान की बेटी हूं, मैं बिहार के कृषि रोड मैप के तहत हो रहे कार्यों को देखना चाहती हूं। दोस्तों बात करेंगे कि शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक लाख कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में सरकारी स्कूलों और फिर शिक्षा की बदहाली दूर नहीं होने वाली है। यह बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी होती है। अब ताज़ा मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया है, जहाँ सरकारी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कलम और किताब की जगह कुदाल, झाड़ू थमा दिया गया है और उनसे मजदूरों की तरह काम किया गया है। मामला जिले के मोदगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय वेना का है।
दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभालने के बाद से ही के पाठक बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। इसके लिए वे लगातार सख्त फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षकों के ऊपर उनकी सख्ती का कोई भी असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। जहानाबाद से 2 तस्वीरें सामने आई जब वे यही बयां कर रही है कि मोदगंज प्रखंड क्षेत्र में स्थित मध्य विद्यालय वैना में बच्चों को पढ़ाई की जगह कुदाल चलवाया जा रहा है। बच्चों से मजदूरों की तरह काम कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि केडीवी लाइव इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो और फिर तस्वीरों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे स्कूल के शिक्षक की मौजूदगी में बच्चों से कुदाल चलवा करके मिट्टी का काम करवाया जा रहा है और फिर झाड़ू से साफ सफाई के साथ बाद सड़क किनारे पराली जलाई जा रही है। जब पूरे मामले पर स्कूल के हेडमास्टर राकेश कुमार से बात की गई तो फिर उन्होंने जो दलील दी वो भी हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा कि कुदाल चलवा करके बच्चों को बागवानी का कार्य सिखाया जा रहा है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसे देख करके ये जरूर समझा जा सकता है कि गुरुजी बच्चों से स्कूल में पढ़ाई की जगह मजदूरी जैसा काम करता है, मजदूरों जैसा काम ले रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साइबर अपराध के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जब बिहार में आए दिन साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं, इसका ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां हर दिन साइबर अपराधी किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। इसी को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने यह फैसला किया है कि साइबर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए वे IITians की मदद लेंगे। IIT और फिर NIT के छात्रों की स्किल का इस्तेमाल अब बिहार में किया जाएगा। जो यूँ कहे कि IIT और NIT के छात्र अब EOU के साथ मिलकर के काम करेंगे और बिहार में साइबर अपराधियों को पकड़ेंगे। इसे लेकर के जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसके बाद इन छात्रों के स्किल का उपयोग EOU करेगी और फिर साइबर अपराधियों को पकड़ेगी। जहां इससे बिहार में साइबर अपराध पर अंकुश लग सकेगा। मामले पर EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया है कि साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा। ये छात्र EOU के लिए काम करेंगे और फिर साइबर अपराधियों को पकड़ेंगे, जिससे साइबर क्राइम की घटनाएं कम होगी। दोस्तों आपने अमेजन प्राइम पर आई वेब सीरीज पंचायत तो देखी होगी। इस सीरीज में अभिनेता जितेंद्र कुमार ने फुलेरा गांव के पंचायत सचिव का रोल निभाया था। आपको बता दें कि बिहार में इसी पंचायत सचिव के पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। जब बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग में लेवल 3 के पदों के अंतर्गत पंचायत सचिव के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। जब बिहार पंचायत सचिव के 3500 से अधिक पदों समेत अन्य पदों वाले बिहार की इंटर लेवल परीक्षा 2023 के लिए उम्मीदवार BSSC की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की अधिसूचना के मुताबिक कुल 3532 पदों पर भर्ती की जानी है, जहां इनमें 1746 पद अनारक्षित हैं, जिसके लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए योग्यता क्या है, तो आपको बता दूं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा पास होनी जरूरी है। जब वहीं आयु 1 अगस्त 2023 को 18 से 37 साल के बीच हो। जब बिहार के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जब बिहार पंचायत सचिव भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा। इस परीक्षा के माध्यम से पंचायत सचिव समेत बिहार सरकार के अन्य विज्ञापित विभागों में 11,098 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 9 नवंबर 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तिथि तक उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। जब परीक्षा शुल्क देने के बाद उम्मीदवार 11 नवंबर तक अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनके एक सहयोगी सलमान को सीवान के व्यवहार न्यायालय में स्थित CGM 9 की अदालत में पेशी की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने ओसामा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जहां आपको बता दूं कि ओसामा साहब अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि लगभग 10 दिन पहले सीवान के हुसैन का सना इलाके के छपिया बुजुर्ग गांव में जमीनी विवाद को लेकर के गोलीबारी की घटना हुई थी और इसमें शहर के बनिया टोले के रहने वाले अभिषेक कुमार उर्फ जिम ने ओसामा सहित सलमान पर धमकी देने और फिर फायरिंग कराने का सीधा आरोप लगाया था। आरोप लगाते हुए हौसगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीवान के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मंडल कारा सीवान भेज दिया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में ओसामा और फिर उनके 2 साथी सलमान और वसीम की गिरफ्तारी हुई थी। धारा 151 में उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर तीनों को राजस्थान कोटा की कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन वसीम को वहीं पर छोड़ दिया गया क्योंकि सीवान में किसी तरह
तरह का कोई भी आपराधिक मामला वसीम पर दर्ज नहीं था। और वहीं पर ओसामा और उनके एक साथी सलमान को बिहार की सिवान पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच सिवान के हुसैनगंज थाने की पुलिस ओसामा को लेकर के सिवान के कोर्ट में पहुंची, जहां पर कल ओसामा को पेश किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले केस में मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय सीबीआई की अपील पर सुनवाई को जनवरी के आखिरी हफ्ते तक टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लालू प्रसाद को फिर से जेल में डालना मुश्किल होगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील से कहा कि आपकी बात मान भी लिए तो फिर उनको वापस जेल में डालना मुश्किल होगा। जस्टिस एएस बोपन्ना और फिर जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिले बेल के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। बेंच ने सीबीआई से कहा कि अगर हम आपके पक्ष में आदेश देते हैं तो भी उनको वापस अंदर करना मुश्किल होगा। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की जल्द सुनवाई की बेचैनी पर सवाल उठाया है और कहा है कि एजेंसी ने 14 महीने बाद अपील दाखिल की है और फिर अब हड़बड़ी दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इनका एक ही मकसद है कि लालू यादव को फिर से जेल में डाल दिया जाए ताकि वे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर ना रहे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया है कि हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने के वक्त उनकी उम्र, सेहत और फिर बीमारियों पर भी गौर किया है, जहां उन्होंने कहा है कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वे 42 महीने की जेल काट चुके हैं। लालू और फिर सीबीआई के वकीलों की बहस के बीच कोर्ट ने कहा है कि वे जनवरी के आखिरी सप्ताह में अगली सुनवाई करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से औपचारिक तौर पर मानसून की विदाई हो चुकी है। अब बिहार में ठंड की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी होने वाली है या हो रही है। इसका असर सुबह और शाम में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में 3 दिन कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। इससे रात और फिर सुबह के वक्त वाहन चालकों को यानी कि जो गाड़ी चलाते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोहरा की वजह से सीमांचल और पूर्वी बिहार में 1-2 जगहों पर बुधवार को छिटपुट बारिश भी हो सकती है। जब फिलहाल आंधी तूफान और फिर तेज बारिश की आशंका ना के बराबर है, वहीं फिर राज्य में यानी कि बिहार में 20 अक्टूबर से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में अररिया पहुंचे। जहां संकल्प यात्रा की शुरुआत दरभंगा के बद्रीनाथ से हुई, जहां मुकेश सहनी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। जहां इसके बाद संकल्प यात्रा अररिया जिला के फरबिसगंज के दैजी दैनी उच्च विद्यालय के मैदान में पहुंची, जहां मुकेश सहनी ने जनसभा में उपस्थित लोगों को आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने तथा अधिकारों के लिए संघर्ष करने का हाथ में गंगा जल लेकर के संकल्प करवाया। जब उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाह का बेटा केवल मछली मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है बल्कि शासन भी करेगा। उन्होंने कहा कि ये हमने बिहार में दिखा दिया है। जहाँ जब हमारे समाज और फिर वर्ग के लोग विधायक बनेंगे तो फिर हर मुसीबत में भी वे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, लेकिन हमें आज भी सही आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के बाद अगर हमारे पूर्वजों ने अधिकार को लेकर के संघर्ष किया होता तो फिर हमें भी उनकी विरासत मिलती और फिर हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसके बाद ये संकल्प यात्रा रानीगंज के लालजी उच्च विद्यालय के मैदान पहुंची। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल एक बारात खूब चर्चा में है। ये बारात बेटी के ससुराल के लिए विदाई की खातिर नहीं बल्कि ससुराल की प्रताड़ना से मुक्ति के लिए निकाली गई है। जहाँ पिता ने ससुराल में शोषित प्रताड़ित हो रही विवाहिता पुत्री को वापस अपने घर लाने के लिए बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ बारात निकाली। जहाँ दुल्हन के पिता ने कहा कि बीते 15 अक्टूबर को निकाले गए इस बारात की वीडियो सोमवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की और लिखा है कि बड़े अरमानों और फिर धूमधाम के साथ लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, लेकिन यदि जीवन साथी और परिवार गलत निकलता है या फिर गलत काम करता है तो फिर आपको अपनी बेटी को आदर और सम्मान के साथ अपने घर वापस लाना चाहिए, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती है। इस साहसी पिता का नाम है प्रेम गुप्ता, जो झारखंड के रांची के कैलाश नगर कुम्हार टोली के रहने वाले हैं। जहां उनका कहना है कि 28 अप्रैल 2022 को उन्होंने बड़े अरमानों और फिर धूम धड़ाके के साथ बेटी साक्षी गुप्ता की शादी सचिन कुमार नामक युवक से की थी। वे झारखंड बिजली वितरण निगम में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं और फिर रांची के सर्वेश्वरी नगर का रहने वाला है। उनका आरोप है कि कुछ ही दिनों बाद बेटी ससुराल में प्रताड़ित होने लगी। पति जब तक उसे घर से बाहर निकाल देता था। जहाँ करीब 1 साल बाद साक्षी को पता चला है कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई है, जब उसने पहले से ही 2 शादियां कर रखी है,
उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई जब साक्षी को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पति पहले से ही 2 शादियां कर चुकी है। साक्षी कहते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर रिश्ते को किसी तरह बचाने की कोशिश की, लेकिन शोषण और प्रताड़ना की वजह से जब लगा कि उसके साथ रह पाना मुश्किल है तो फिर रिश्ते की कैद से बाहर निकालने का फैसला किया। पिता और मायके वालों ने भी साक्षी के फैसले पर मुहर लगाई और फिर उसकी ससुराल से बाकायदा बैंड बाजे और फिर आतिशबाजी के साथ बारात निकाली और उसे मायके वापस ले आए। जहाँ प्रेम गुप्ता कहते हैं कि बेटी के शोषण से मुक्ति होने की खुशी में उन्होंने ये कदम उठाया है। जहाँ साक्षी ने तलाक के लिए कोर्ट में केस फाइल किया, जहाँ लड़के ने गुजारा भत्ता देने की बात कही थी, या जल्द ही तलाक पर कानूनी तौर पर मुहर लग जाने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए त्योहारी सीजन में मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई सब्सिडी योजना को पटरी पर ला दिया है। इस योजना का नाम मध्यम वर्ग सब्सिडी कार्यक्रम दिया गया है। इस योजना के तहत मध्यम आय वाले लोगों को शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य देखभाल तक में मदद मिलेगी। मध्यम वर्ग सब्सिडी कार्यक्रम एक बहुआयामी पहल है जो कई आवश्यक सेवाओं और फिर खर्चों को कवर करती है। इस कार्यक्रम में सरकार मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं और फिर सब्सिडी प्रदान करती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्रों को शिक्षण संस्थानों में पंजीकरण कराना होगा और सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मध्यम वर्ग के लोग जो घर खरीदना या फिर बनाना चाहते हैं वे हाउसिंग सब्सिडी के तहत आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत सरकार खर्च का एक हिस्सा वहन करती है। इस योजना के तहत सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को चिकित्सा खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें अस्पताल के बिजली, सर्जरी और फिर अन्य चीजें शामिल है। इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और फिर स्वास्थ्य सेवा पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया, जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की तरफ से सीनियर टीचर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस वैकेंसी के लिए शिक्षकों का रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज जारी किया गया है। जहाँ सबसे पहले बीपीएससी की तरफ से हिंदी विषय के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस की तरफ से यानी कि बीपीएससी की तरफ से जारी रिजल्ट के अनुसार हायर सेकेंडरी लेवल पर हिंदी टीचर की 2600 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। यह रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर सवाल उठना शुरू हो गया है, जब बिहार में हिंदी जैसे विषय के शिक्षक ना मिल पाना चिंता का विषय बना हुआ है। बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए इस साल जून माह में वैकेंसी निकाली थी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का आयोजन अगस्त के लास्ट में हुआ था। इस वैकेंसी के माध्यम से प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती में हायर सेकेंडरी लेवल पर हिंदी विषय के लिए कुल 3221 पदों पर भर्ती होनी थी। जब रिजल्ट जारी हुआ तो फिर फाइनल लिस्ट में कुल 525 उम्मीदवारों का ही नाम है। वहीं 2696 सीटें खाली रह गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि खाली पदों का क्या होगा। दोस्तों अब एक्स यानी कि ट्विटर यूजर्स को हर साल इसके लिए यूज़ करने के लिए $1 की सदस्यता राशि देनी होगी। अगर आप ट्विटर यूज़र हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं, तो अब आपको हर साल $1 ट्विटर को देना होगा। जब एलन मस्क के इस नए फरमान के बाद जो यूज़र्स एक्स पर यानी कि ट्विटर का वार्षिक भुगतान नहीं करेंगे वे इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस सब के पीछे एलन मस्क ने तर्क दिया है कि ऐसा करने से एक्स पर मौजूद फर्जी और फिर स्वचालित बॉट अकाउंट पर रोक लगेगी। जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने एक्स पर नॉट ए बॉट फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। जब इसकी टेस्टिंग फिलहाल न्यूजीलैंड और फिलीपींस में शुरू की गई है, जहां नए एक्स यूज़र यानी कि ट्विटर यूज़र वार्षिक शुल्क के लिए के बिना एक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि ट्विटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। या ट्विटर पर इस शुल्क के बिना आप पोस्ट, लाइक, कमेंट और फिर ब्लूमबर्ग नहीं कर सकते हैं, बुकमार्क नहीं कर सकते हैं। जहाँ ब्लॉग पोस्ट के अनुसार ये एक्स पर यानी कि ट्विटर पर बॉट और स्पैमर से निपटने में हमारी मदद करने के लिए एक संभावित शक्तिशाली उपाय का मूल्यांकन करेगा, जबकि छोटी शुल्क यानी कि छोटी राशि के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच को संतुलित करेगा। इस प्रशिक्षण के भीतर मौजूदा उपयोगकर्ता प्रभावित नहीं होते हैं। एलन मस्क ने एक्स यानी कि ट्विटर का अधिग्रहण बीते साल किया था, जब तभी से एलन मस्क $13 अरब के कर्ज में डूबे एक्स यानी कि ट्विटर प्लेटफॉर्म को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने नए नए रिव्यू के तरीके खोजे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप किसान हैं और बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि धान के इस खास बीज से खेती करने वाले किसान आज मूंछों पर ताव दे रहे हैं। दरअसल बिहार के वैशाली जिले में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए शक्तिमान ब्रांड का बीज वरदान साबित हो रहा है। किसान का दावा है कि इस बीज से खेती करने से एक कट्ठा में 5 मन यानी कि 2 क्विंटल तक धान की पैदावार हो रही है। दरअसल लालगंज के नामीडीहा गांव के किसान पप्पू सिंह ने 4.5 एकड़ में धान की खेती की थी। इससे पहले वे जिस बीज से धान की खेती कर रहे थे उसे ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाता था, इस कारण मुनाफा भी कम होता था। लेकिन जब से धान का बीज बदला है पैदावार बम्पर हो रही है। किसान पप्पू सिंह बताते हैं कि काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी जब धान की अच्छी पैदावार नहीं हो रही थी तो फिर उनके साथ साथ गाँव के अन्य किसानों ने सोचा है कि इस बारे में कृषि अनुसंधान केंद्र में जाकर के जानकारी ली जाए। जहां जाने पर कृषि वैज्ञानिक ने बताया है कि शक्तिमान ब्रांड का बीज लगाने से बम्पर पैदावार होगी, इससे मुनाफा भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने इस बीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब पिछले 4 साल से बम्पर पैदावार हो रही है। वे कहते हैं कि अपनी खेत मैनेजिंग खाद का इस्तेमाल करते हैं, इससे फसल भी स्वस्थ होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार की प्रशासनिक सेवा के 532 अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से इन 532 अधिकारियों को उच्चतर पदों पर प्रमोशन देते हुए कार्यकारी प्रभार दिया गया है। अब आने वाले दिनों में इन्हें नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के 532 अधिकारियों में से 249 को अपर समाहर्ता, 157 को संयुक्त सचिव, 67 को उप सचिव, 39 को अपर सचिव और फिर 20 को विशेष सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मियों के प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2019 से लंबित है, यानी कि पेंडिंग में है। जहां बिहार की नीतीश सरकार वैकल्पिक रास्ते निकालते हुए उच्चतर पदों पर वेतनमान सहित सरकारी कार्यकारी प्रभार देने का फैसला किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। जी हाँ, कल बिहार में एक बार फिर से डेंगू के 304 नए मामले सामने आए हैं। जब पटना में सिर्फ 149 केस सामने आए हैं। जब स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार मंगलवार को सहरसा में डेंगू के 15, गया में 13, सारण में 11, जबकि वैशाली, जमुई और फिर मुंगेर में 9 मरीज मिले हैं। जब बिहार में इस साल 11,302 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। जब अकेले अक्टूबर महीने में 4,567 केस मिले हैं। जब मंगलवार को डेंगू के उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में कुछ कमी पाई गई है। जब विभाग की रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या घट करके 255 रह गई है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र अंचल में डेंगू का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहां जिले में अब तक 4,301 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। जहां इनमें से 45% यानी कि 1900 से अधिक मरीज सिर्फ पाटलिपुत्र अंचल के निवासी हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही निजी अस्पतालों में 147 और फिर PMCH, NMCH और IGMS और फिर एम्स पटना में कुल 71 मरीज भर्ती हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां इसकी 70% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। जहां ऐसे में किसानों को लाभ देने के लिए नीतीश सरकार ने कई योजनाओं को सुचारू ढंग से चलाया है। जहां इसी में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिससे कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जहां इसके तहत 1,60,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। जहां किसानों का खेती कार्यों के लिए आसानी से ऋण मिल सके, इसी सोच के साथ बिहार KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत की गई है। जहां इसका मकसद किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज लेना है। जहां इसके तहत राज्य सरकार किसानों को 1,60,000 रुपए तक का लोन देती है। इस लोन पर ब्याज दर काफी कम होता है। बिहार KCC ऋण योजना के लिए योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके लिए आवेदक का बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है। जहाँ न्यूनतम उम्र 18 साल और फिर अधिकतम उम्र 75 साल होनी चाहिए। जहाँ आवेदक के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। किराए पर खेत लेकर के खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिल सकता है। कृषि के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी लोन मिल सकता है। बिहार KCC ऋण योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा। इसके बाद फॉर्म में सभी जानकारी भर करके मांगे गए दस्तावेज की छाया प्रति लगा करके बैंक में जमा करना होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले कर्मचारियों और फिर अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद पटना, बक्सर समेत 38 जिलों में शिक्षा विभाग की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार में टीचर भर्ती का रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है, जहाँ ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के राज्य मुख्यालय समेत सभी जिलों और फिर प्रखंडों में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों की छुट्टी बुधवार से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने को लेकर के विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है, ताकि टीचरों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। यह विभाग के द्वारा अपने आदेश में यह भी बताया गया है कि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शिक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। यह साथ ही विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात करने को भी कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अपर मुख्य सचिव के पाठक का जलवा लगातार बरकरार है। जहाँ के पाठक के निर्देश के बाद स्कूलों का निरीक्षण जारी है। जहाँ इस क्रम में 16 अक्टूबर तक स्कूल से लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले 15,96,817 छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, पटना जिले की बात करें तो 83,799 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। सबसे अधिक कक्षा 1-8 तक के बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके बीच खास बात यह है कि मुंगेर में महज 2830 बच्चों का नामांकन ही काटा गया है। बच्चे लगातार 3 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है, या इसके बाद जवाब नहीं आता है तो फिर 15 दिनों के बाद उस बच्चे का नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। जहाँ इनमें कुछ अभिभावक शपथ पत्र देते हैं तो फिर उनके बच्चे का नामांकन बहाल कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के वित्त विभाग ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले वेतन देने का फैसला किया है। जहां आदेश के अनुसार राज्य सरकार के अराजपत्रित एवं राजपत्रित कर्मी जो निकासी स्थापना विपत्र से वेतन की निकासी करते हैं, उन्हें संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान अनुमानित किया है। जहाँ राज्य सरकार ने यह फैसला दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2023 के वेतन का भुगतान दिनांक 18/10/2023 से पहले कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि उन्हें अब भुगतान भी कर दिया गया होगा। जहां इसके लिए वित्त विभाग ने संबंधित विभाग को उक्त निर्णय के अनुपालन में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह अक्टूबर 2023 के वेतन का भुगतान दिनांक 18/10/2023 से सुनिश्चित किए जाने के लिए अग्रतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बार 15 अक्टूबर से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। 24 अक्टूबर को दशहरा है। यह दुर्गोत्सव इस दिन 10 दिनों के लिए दौरान आयोजित और फिर खरीदारी का माहौल रहता है। ऐसे में सरकारी सेवकों को समय से पहले वेतन मिल रहा है, ताकि आवश्यक खर्च के लिए उन्हें किसी तरह की समस्या न हो। यह नियम अनुसार स्थापना विपत्र से वेतन का भुगतान संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस को होना चाहिए। जब मार्च को छोड़ करके शेष माह के लिए ये व्यवस्था प्रभावी रहेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।